हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में और वेग स्थिरांक के बारे में भी हम कुछ जान चुके हैं। इतना आपको मालूम हो गया है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनका हम वेग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मॉडरेट मतलब मध्यम गति से चलने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के जो वेग हैं वो किसकी सांद्रता पे निर्भर करेंगे? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, किसी अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया तब कहते हैं जब वो केवल एक ही है ना केवल एक ही सांद्रण पर या सांद्रण के पदों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं इसके लिए व्यंजक क्या दिया गया था। मान के चलिए कि माना कि सपोज कोई अभिक्रिया है या अभिकारक है जिसके सांद्रता में परिवर्तन होता है और P प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो वेग के अनुसार अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की वेग होती है वो किस पे निर्भर करती है? अभिकारक के सांद्रता पे निर्भर करती है। तो अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो आपको v बराबर मतलब वेग बराबर k r n प्राप्त होता है। तो ये जो k है ये वेग स्थिरांक है। n की वैल्यू हम अब क्या रखेंगे? v इज इक्वल k r n की घात n की जगह में हम क्या लिखें? 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब आपको मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है? डेल R अपॉन डेल T, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और समय अंतराल। ठीक है, तो अगर ताक्षणिक वेग के लिए लिखें तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के आर। ठीक है, अब देखें तो माइनस डी टी को हम इधर शिफ्ट करेंगे, आर को इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो पुनः व्यवस्थित करने पे माइनस के डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि अब हमें समाकलन करना है। समाकलन इसलिए करना है क्योंकि हमको लिमिट वैल्यू पता करनी है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया कितने टाइम में या कितने सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ये चीज़ देखने के लिए हमको लिमिट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इतने टाइम में इतना ही सांद्रता में कमी हो रही है, तो ये कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए हमको लिमिट वैल्यू लेनी होती है। तो आपको मालूम है कि सपोज़ t अगर ज़ीरो है मतलब टाइम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं है तो r क्या होगी? r बहुत शुद्ध अवस्था में होगी, मतलब r की जो सांद्रता होगी, अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो t नॉट होगी, बहुत शुद्ध अवस्था में। जैसे जैसे टाइम पीरियड है ना आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सांद्रता में परिवर्तन होते जाएगा। तो अब समाकलन के अनुसार इस समीकरण पे समाकलन दोनों तरफ दोनों पक्षों में डी आर अपॉन आर इज इक्वल, यहाँ पे हम क्या लेंगे? आर टी अपॉन आर नॉट, है ना, हाई से लोअर की ओर। तो आपको हायर वाले नीचे सॉरी मतलब लोअर टू हायर की ओर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है, इस तरफ भी आपको समाकलन करवाना है। तो आपका हो गया माइनस के डी टी, ठीक है, और नॉट एन टी। ठीक है, तो अब देखते हैं माइनस के को आप इधर शिफ्ट कर दो, आर टी आर नॉट डी आर अपॉन आर इज इक्वल माइनस के नॉट टी नॉट अपॉन डी टी।
यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ तक के इक्वेशन में कोई ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार यहाँ तक रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, हम पढ़ रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सपोज वेग व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। सपोज कोई अभिकारक है जो उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। अभिकारक उत्पाद का निर्माण करेगा तो आपको मालूम है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पे, या अभिकारक के घातों, है ना, घातों के योग के अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग पर। तो ये जो समानुपाती होता है, इसको, इस चिन्ह को हटाने के लिए हमको वेग स्थिरांक का उपयोग करना पड़ा। v इज इक्वल के आर एन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वेग को हम और कैसे लिख सकते हैं, वेग किस पे निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पे। तो हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि अभिकारक में होने वाले परिवर्तन तथा लगा हुआ समय अंतराल। तो ये औसत वेग के लिए हो गया। इसी को हमने ताक्षणिक वेग के लिए लिखा। यहाँ पे n की जगह 1 लिए क्योंकि प्रथम कोटि की है। अब ताक्षणिक वेग पे ये जो माइनस डी टी है, ठीक है, ये माइनस डी टी पूरा का पूरा इधर शिफ्ट करेंगे इस आर की जगह, और इस आर को हम यहाँ करेंगे। तो ये पुनः व्यवस्थित किए, मतलब कि रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पे हमको ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी, डी आर अपॉन डी आर इज इक्वल माइनस के डी टी। अब हमको लिमिट वैल्यू पता करनी है। लिमिट वैल्यू इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में, कितने सांद्रता में या कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीजिंग हुआ, है ना। तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट करने के लिए लिमिट वैल्यू यूज़ करनी होती है। लिमिट वैल्यू आपको मालूम है, लिमिट वैल्यू में टी टाइम अगर ज़ीरो है, मतलब टी नॉट पर है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जाहिर है जब बिल्कुल भी समय नहीं बीता है तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो एकदम शुद्ध अवस्था में होगी, मतलब आर नॉट पे होगी। टी टाइम मतलब टाइम एन गुजर रहा है, 1 लिखो या एन लिखो। टी अगर एन पर है कि टाइमिंग चेंज हो रही है, टाइमिंग जा रही है, तो जितना भी टाइमिंग गया उसमें जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट है, उनके सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो आर टी यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड, इसमें इसी को आप समाकलन पे लेना है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें क्या अप्लाई करना है, समाकलन। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो अब देखो समाकलन पे हम समाकलन लगाए आर नॉट अपॉन आर टी डी आर अपॉन आर, ठीक है, टी नॉट टी माइनस के डी टी। अब रीअरेंज फिर से करना है, यहाँ पे फिर रीअरेंज, तो माइनस के को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और आपका यहाँ पे हो गया समाकलन डी टी, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब लॉग के कुछ रूल्स हैं। लॉग के रूल के अकॉर्डिंग देखो, लॉग का रूल क्या बोलता है कि अगर इस तरीके के कोई प्रोडक्ट है, मतलब इस तरीके की कोई वैल्यू है, ये मतलब समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स है ना, तो उसको हम लिखते हैं एल एन एक्स। क्लियर हो रहा है। अगर कोई वैल्यू डी वाई अपॉन वाई है तो उसको लिखते हैं एल एन वाई। मतलब इस तरीके के वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ऐसे वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि जो एल एन एक्स है ये लॉग के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को हम एल एन एक्स लिख सकते हैं, इस तरीके के वैल्यू को हम एल एन वाई लिख सकते हैं। एल एन एक्स जो होता है वो लॉग ई होता है, ठीक है, और लॉग ई को हम कहते हैं लॉग एक्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। लॉग ई को हम क्या कहेंगे, लॉग 10 या फिर लॉग 10 एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि लॉग के जो बेस होते हैं वो लॉग ई भी, और लॉग ई को हम एल एन एक्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके के वैल्यू दिख रही है डी एक्स अपॉन एक्स, मतलब एक्स मान के चलो आर को, ठीक है। तो डी आर और आर ये है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एल एन आर। क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगी आपकी जो वैल्यू थी तो उसे एल एन आर नॉट आर टी इज इक्वल माइनस के
डी टी अपॉन नॉट एन टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। डी आपका हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल एन एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो सभी दोनों पक्षों के क्या होंगे, डी ईजिली रिमूव हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। एल एन आर नॉट आर टी इज इक्वल माइनस के टी नॉट टी। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू लेने के लिए अब हम आर की जगह एल एन आर नॉट लिख सकते। तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल माइनस के टी माइनस ज़ीरो या टी नॉट। ठीक है, तो अब ये वाले जो आपके वैल्यू है ना, और ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे एल एन आर टी इज इक्वल माइनस के प्लस, अब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, टी। तो के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये जो वैल्यू आपकी निकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे निकली। ठीक है, अब इसी में आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आपका क्या हो गया, y mx प्लस c। ठीक है, तो इसमें आप ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस, एल एन आर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका क्या कर रहा है, x एक्सिस t। ठीक है, टाइम को, x इसको टाइम को, k क्या कर रहा है, m को। ठीक है, तो ये जो आपका m वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे। ठीक है, c क्या है, एल एन आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये आपकी वैल्यू हो गई m इज इक्वल माइनस के। तो ये हो गया आपका जो सांद्रता निकला एल एन आर टी। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के निकले। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, जैसे आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किए सेम उसी पैटर्न पे करना है। बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम समाकलन लगाते हैं और इस तरीके से आपकी वैल्यू आती है डी आर और आर की, तो लॉग के अकॉर्डिंग इस तरीके की वैल्यू की हमको एक वैल्यू दी जाती है जिसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, मतलब डी आर अपॉन आर है तो इसको हम एल एन आर लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट अब देखते हैं हाफ पीरियड पे कि कैसे होता है रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट, आर से पी का निर्माण होना, तो वेग किस पे निर्भर कर रहा है, अभिकारक पे। हमने वेग की जगह यहाँ पे अभिकारक में होने वाली सांद्रता और लगा हुआ समय, यहाँ पर भी वेग मतलब आपने क्या किया है, रासायनिक बल गतिकी का क्या किया है, स्थिरांक यूज़ किया है, के कांस्टेंट, और आर एन की घात हमने 1 लिया क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद हमने क्या किया कि माइनस डी टी को डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, आर को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है डी आर अपॉन आर इज इक्वल माइनस के डी टी। ठीक है, अब समाकलन करना है, लिमिट वैल्यू लेनी है। सपोज टी नॉट पे जो हमारे मतलब समय जब शुरुआत नहीं हुआ है तो हमारा अभिकारक क्या है, शुद्ध अवस्था में, तो आर नॉट पे, और अगर टी समय बीता है तो उसकी सांद्रता में कमी हुई है तो आर टी हो गया। उसके बाद फिर हमने समाकलन किया, समाकलन कराने पे आपको एक वैल्यू मिलती है डी आर अपॉन आर। ठीक है, आर नॉट आर टी, उसके बाद माइनस के डी टी टी नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है समाकलन डी आर और आर की, ये आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू लॉग लॉ इस तरीके के वैल्यू को हम एल एन एक्स या इस तरीके की वैल्यू को एल एन वाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है वैल्यू, तो उसको हम एल एन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पे एल एन आर नॉट आर टी इज इक्वल माइनस के
डी टी 0t, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब ये और ये वैल्यू लेंगे, तो दोनों वैल्यू लेंगे, तो दोनों वैल्यू को इस तरीके से हम ले रहे हैं आर टी माइनस एल एन आर नॉट। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस एल एन आर नॉट है ये पूरे के पूरे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसकी वैल्यू टी हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट होने पे अब हमको ग्राफ बनाना है वाई एम एक्स प्लस सी का, ठीक है। तो इस पे हमारा ये ग्राफ बना है, निगेटिव है, एम जो है डिपेंड करता है निगेटिव। तो इससे पहले आप ग्राफ में या फिर पहले वाले चैप्टर में, मतलब सॉरी पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से ग्राफ बनेंगे, पॉजिटिव होंगे तो ऊपर की ओर और निगेटिव होगा तो नीचे की ओर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि हाफ पीरियड में शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, या शून्य कोटि का हाफ पीरियड क्या होता है, या प्रथम कोटि का हाफ पीरियड क्या होता है, ठीक है।